नमस्कार। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं उसने आधुनिक भारत का नसीब तय किया था। अगस्त 1947 का वो भयावह और ऐतिहासिक दौर जब ब्रिटिश इंडिया का विभाजन हुआ। सोचिए, एक ऐसी स्थिति जहां एक तरफ आज़ादी का जश्न मनाया जा रहा था तो दूसरी तरफ इतिहास की सबसे बड़ी और खौफनाक उथल-पुथल चल रही थी। तो चलिए सीधे इस विश्लेषण में उतरते हैं। उससे पहले हमारे चैनल हितेश दिल से को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों व परिवार के साथ शेयर करें। आपका एक छोटा सा सपोर्ट हमें और बेहतर वीडियो बनाने की प्रेरणा देता है। धन्यवाद। इस घटना का स्केल आखिर कितना बड़ा था, जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। 20 करोड़। सोचिए, 20 करोड़ लोगों की जिंदगियां, और ये सब हमेशा के लिए बदल गईं सिर्फ एक बंद कमरे में एक पेंसिल और नक्शे के साथ बैठे एक आदमी के फैसले से। सुनकर अजीब लगता है ना, लेकिन यही सच है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं ड्राइंग दी इम्पॉसिबल लाइन की। देखते हैं कि आखिर ये असंभव लगने वाला बॉर्डर तय कैसे हुआ, क्योंकि ये किसी आम नक्शे पर लाइन खींचने जैसा बिल्कुल नहीं था। अब मजेदार बात देखिए, बॉर्डर खींचने का काम तो दूर, शुरू में ही नए देशों के नामों को लेकर एक जबरदस्त बहस छिड़ गई थी। एक तरफ जिन्ना चाहते थे कि इन दोनों देशों का नाम पाकिस्तान और हिंदुस्तान रखा जाए और ये दोनों मिलकर इंडिया कहलाएं। पर जवाहरलाल नेहरू का रुख बिल्कुल साफ था। उन्होंने कहा, नहीं, हमारे देश का नाम सिर्फ और सिर्फ इंडिया ही रहेगा। यानी जमीन बंटने से पहले ही दरारें साफ दिखने लगी थीं। और अब आते हैं उस आदमी पर जिसे अंग्रेजों ने ये बॉर्डर खींचने का बड़ा जिम्मा दिया, सर सिरिल रैडक्लिफ। ये एक मशहूर अंग्रेज वकील थे और इन्हें इसलिए चुना गया क्योंकि ये न्यूट्रल माने जाते थे। लेकिन सच कहूं, इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी भारत देखा ही नहीं था। इन्हें तो ये तक नहीं पता था कि नक्शे में पंजाब और बंगाल कहाँ है। और सबसे हैरानी की बात ये है कि इस विशाल देश को बांटने के लिए इनके पास थे सिर्फ कुछ पुराने नक्शे, गलत आंकड़े और वक्त, सिर्फ 15 अगस्त तक का। इसका नतीजा क्या हुआ? जल्दबाजी। और इस जल्दबाजी में लिए गए उनके कुछ फैसलों ने ऐसी आग लगाई जिसका धुआं आज तक उठता है। जैसे गुरदासपुर का मामला ले लीजिए। रैडक्लिफ ने इस मुस्लिम बहुल इलाके को बिना सोचे समझे इंडिया के हिस्से में डाल दिया, जिसने अनजाने में ही इंडिया को कश्मीर तक पहुंचने का एक डायरेक्ट और प्रैक्टिकल रास्ता दे दिया। इस एक फैसले ने भविष्य के बड़े कॉन्फ्लिक्ट्स की नींव रख दी। अब आते हैं हमारे अगले हिस्से पर, डिवाइडिंग लैंड एंड डक्स। सच मानिए, ये बंटवारा सिर्फ भूगोल या जमीन का नहीं था, ये दफ्तरों के लिए एक बुरा सपना बन चुका था। आपको लगता होगा सेना और जमीन बनती जा रही थी, राइट? यहाँ तो बाबू लोग हर एक छोटी चीज के लिए लड़ रहे थे। सरकारी फाइल्स, टाइपराइटर्स, लाइब्रेरी की किताबें, यहाँ तक कि साबुनदानी, सीलिंग फैंस और बोर्ड पिन्स के लिए भी लड़ाई हो रही थी। सोचिए, एक पूरे एम्पायर के सामान को ठीक आधा आधा बांटने की जिद किस हद तक जा चुकी थी। लेकिन इस पूरे पागलपन का सबसे सटीक उदाहरण है ये बत्तखें। हाँ, बत्तखें। हुआ ये कि 1946 में इंग्लैंड से 60 बत्तख मंगवाई गई थीं। अब 1947 में उनका 250 पाउंड का बिल आ गया। तो सरकारी अधिकारी इस बात पर उलझ है कि भाई इन बत्तखों का हक किसका है, ईस्ट बंगाल का या वेस्ट बंगाल का। बहस इतनी लंबी चली कि कोई फैसला नहीं हो पाया और वो बेचारी बत्तखें गोदाम में वैसे ही पड़ी रहीं। ये इस ब्यूरोक्रेटिक एब्सर्डिटी का परफेक्ट एग्जाम्पल है। तीसरा हिस्सा देखते हैं, पंजाब्स ट्रेजेडी, कैलकाटा's मिरेकल। एक तरफ बाबू बताखों पर लड़ रहे थे और दूसरी तरफ बॉर्डर बनने की देरी ने ग्राउंड पर क्या खौफनाक असर डाला, ये जानना बहुत जरूरी है। इन दो सबसे सेंसिटिव एरियाज को अगर हम कंपेयर करें तो एक अजीब सा कॉन्ट्रास्ट दिखता है। पंजाब में देखिए, वहाँ 55,000 सैनिकों वाली एक विशाल बाउंड्री फोर्स तैयार थी, लेकिन वो पूरी तरह नाकाम रही। उसका नतीजा निकला एक भारी पलायन और इतिहास की सबसे बुरी हिंसा। वहीं दूसरी तरफ कलकत्ता पर गौर कीजिए, यहाँ सेना का कोई जोर नहीं था। यहाँ थे सिर्फ एक बुढ़े इंसान, महात्मा गांधी, और उन्होंने बिना किसी आर्मी के एक चमत्कारिक शांति स्थापित कर दी। पंजाब का हाल तो इतना भयावह था जिसका हम और आप ठीक से अंदाजा भी नहीं लगा सकते। रेलवे स्टेशंस पर लाशों से भरी हुई गोस्ट ट्रेन्स, यानी भूताहा ट्रेन्स पहुंचा करती थी। और पता है उन पर क्या खौफनाक संदेश लिखे होते थे? दिस ट्रेन इज आवर इंडिपेंडेंस गिफ्ट टू नेहरू एंड पटेल। ये इस बात का सबूत था कि सिचुएशन किस हद तक हाथ से निकल चुकी थी। तो फिर सवाल उठता है, कलकत्ता में अचानक शांति कैसे आई? चलिए इस टाइमलाइन को देखते हैं। वहाँ महात्मा गांधी अकेले ही एक वन मैन बाउंड्री फोर्स की तरह डटे हुए थे। 1 सितंबर को जब वहाँ हिंसा भड़की तो उन्होंने आमरण अनशन शुरू कर दिया।
इसका असर इतना जबरदस्त था कि ठीक चौथे दिन दंगाई खुद आए और उन्होंने अपने हथियार सीधे गांधी जी के कदमों में रख दिए। सिर्फ 73 घंटे बाद जब उन्होंने अपना उपवास तोड़ा तो वहां एक ऐसी शांति कायम हो चुकी थी जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चौथा हिस्सा, इंटीग्रेटिंग 565 प्रिंसली स्टेट्स। देश का बंटवारा तो चल ही रहा था, पर उसके साथ एक और बहुत बड़ी चुनौती सामने दरवाजे पर खड़ी थी। सैकड़ों अलग अलग रियासतों को मिलाकर एक भारत बनाना। और ये संख्या कोई छोटी मोटी नहीं थी, 565 आजाद रियासतें। जरा पीछे हटकर सोचिए, अगर इन सभी ऑटोनमस रियासतों को देश में नहीं जोड़ा जाता तो आज का भारत कैसा दिखता? वो बिल्कुल किसी स्विस चीज जैसा लगता, जिसमें करीब 500 से ज्यादा छेद होते। एक देश नहीं बल्कि छोटे छोटे टुकड़ों का एक बिखरा हुआ जाल। तो इन्हें जोड़ने का ये असंभव काम उठाया सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन ने, और उन्होंने इसमें लॉर्ड माउंटबेटन के शाही रुतबे का बहुत चालाकी से इस्तेमाल किया। पटेल जी का नजरिया बिल्कुल साफ था। उन्होंने इन रियासतों को सेबों से भरी एक टोकरी की तरह देखा। उनका मानना था कि अगर आप मुझे सेबों से भरी टोकरी देंगे तो मैं पूरी की पूरी टोकरी ही लूंगा, एक भी सेब बाहर नहीं छूटेगा। इन राजा महाराजाओं को मनाने के लिए एक बहुत ही स्मार्ट स्ट्रेटजी तय की गई। सबसे पहले उन्हें उनके महल और टाइटल बचाए रखने की गारंटी दी गई। उनके प्रिवी पर्सेस यानी प्रिविलेजेस सुरक्षित किए गए। उसके बाद माउंटबेटन की रॉयल पावर का इस्तेमाल करके दोस्ती और दबाव दोनों बनाया गया। और लक्ष्य क्या था? 15 अगस्त आने से पहले उनसे एक्सेशन डॉक्यूमेंट्स पर साइन करवाना। पर दोस्तों, ये कहानी इतनी सीधी नहीं थी। इसमें किसी एक्शन फिल्म जैसा एक्सट्रीम ड्रामा भरा पड़ा था। जैसे जोधपुर के राजा को ही ले लीजिए भाई, उन्होंने तो एक मीटिंग के दौरान गुस्से में वीपी मेनन के ऊपर अपनी मिनी पिस्टल ही तान दी। और उधर जूनागढ़ का नवाब डर के मारे प्लेन में बैठकर कराची भाग गया। किस लिए? ताकि वो अपने 2000 पालतू कुत्तों को जहर दिए जाने की अफवाह से बचा सके। है ना बिल्कुल माइंड ब्लॉगिंग। अब आते हैं हमारे आखिरी और 5वें हिस्से पर, द बैटल फॉर कश्मीर। लगभग सभी सेब टोकरी में आ गए थे, पर एक सबसे बड़ा और राजनीतिक रूप से क्रूशियल सेब अभी भी बाहर था, और वो था कश्मीर। कश्मीर का डेमोग्राफिक ढांचा जूनागढ़ से बिल्कुल उल्टा था। देखिए, जूनागढ़ में एक मुस्लिम नवाब था जो एक ऐसी आबादी पर राज कर रहा था जिसमें 82% हिंदू थे। लेकिन कश्मीर में वहां एक हिंदू महाराजा हरि सिंह थे और आबादी ज्यादातर मुस्लिम थी। इस अजीब सी डेमोग्राफिक उलझन ने कश्मीर को नए बनने वाले दोनों देशों के लिए सबसे बड़ा कंटेस्टेड इनाम बना दिया। ये मामला पूरी तरह तब बिगड़ा लेट 1947 में, जब पठान कबीलियों ने माहौरा पावर स्टेशन पर हमला करके उसे तबाह कर दिया। इस हमले ने महाराजा को तुरंत कदम उठाने पर मजबूर कर दिया। 26 अक्टूबर को उन्होंने भारत के साथ विलय के पत्र पर साइन किए और अगले ही दिन श्रीनगर एयरपोर्ट पर 329 सिख सैनिक उतर गए। यहीं से शुरू हुआ दोनों देशों के बीच का पहला सबसे बड़ा मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट। यहाँ पर एक बहुत ही दिलचस्प हिस्टोरिकल डिटेल है। इन इन्वेडर्स को एक्चुअली बिना रुके सीधे श्रीनगर एयरपोर्ट पर कब्जा करना था, लेकिन उन्होंने क्या किया? वो रास्ते में बारामुल्ला के बाजारों और एक कॉन्वेंट को लूटने के लिए रुक गए। उनका ये लालच उनके लिए भारी पड़ गया, क्योंकि इस ठहराव की वजह से भारत के सैनिकों को वो जरूरी घंटे मिल गए जिससे वो सेफली एयरपोर्ट पर उतर सकें और पूरी सिचुएशन पर कंट्रोल बना सकें। अगर हम इस पूरे एक्सप्लेनर का सार निकालें तो वो इस एक कोट में पूरी तरह सिमट जाता है। बॉर्डर बनने से होने वाली इंसानी त्रासदी यानी पार्टीशन सच में एक भयावह ट्रेजेडी थी, लेकिन उस खौफनाक माहौल में भी इतनी सारी बिखरी हुई रियासतों को मिलाकर एक आधुनिक राष्ट्र बनाना, वो सच में एक मिरेकल, एक चमत्कार से कम नहीं था। तो अब जब हम इन सारी ऐतिहासिक घटनाओं को एक साथ देखते हैं तो एक बड़ा सवाल जहन में जरूर आता है। एक बिल्कुल नया आजाद हुआ देश जो बंटवारे के ऐसे दर्दनाक और अफरा तफरी वाले माहौल में डूबा था, उसने आखिर इस बिखरी हुई स्थिति से उभरकर एकजुट होने जैसा बड़ा चमत्कार कैसे किया? ये शीर विल पावर और एकीकरण का एक ऐसा उदाहरण है जो इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा। उम्मीद है आपको हमारा ये विश्लेषण पसंद आया होगा। साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो अभी हितेश दिल से चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके हमें अपनी राय जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ